फिजिक्स बेकार है, ठीक है। इसलिए हमें वेक्टर तो सारे बच्चों को बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, एकदम परफेक्ट। वेक्टर से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग तुरंत कर सको, ऐसा वेक्टर आना चाहिए सबको। क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन आईआईटी एंड नीट कैन बी सोल्व विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर्स, यू नो। चलो चालू करते हैं। थोड़ा थोड़ा नॉलेज क्योंकि सब लोगों को है, इसलिए मैं बहुत हल्के लेवल पर भी जाने वाला नहीं हूँ, थोड़ा सा ठीक सा लेवल लेकर के चालू करूंगा, ठीक है। फिर भी कुछ, क्योंकि इसमें एक दो नए बच्चे हैं तो उनको आइडिया रहे कि वास्तव में वेक्टर क्या होता है और वेक्टर से हम प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करेंगे, तो सारा बेसिक आइडिया भी मैं साथ में दे रहा हूँ बेटा। और जो बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वेक्टर, तो वो भी सीखें, वापस सीखें। उसमें क्या है, रिवीजन करना अच्छी बात होती है। फिजिक्स में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। और फिजिक्स तो आपको सिखाती है कि बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़े जाते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट वेक्टर्स। हाँ, अच्छा, वेक्टर्स नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है ना, वेक्टर तो क्वांटिटीज होती हैं। मैं बोलूं कि कोई वेक्टर पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, तो वेक्टर क्या है, एक मैथमेटिक्स है। वेक्टर इज मैथमेटिक्स ओनली, पता है आपको। वेक्टर्स जो चैप्टर है, इट इज नॉट इन फ्रॉम द फिजिक्स, इट इज फ्रॉम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा करके एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, उसमें पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें फिजिक्स पढ़ाने के लिए हमें वेक्टर्स भी चाहिए, हमें अलजेब्रा भी चाहिए, हमें ट्रिग्नोमेट्री भी चाहिए, हमें डिफरेंशिएशन भी चाहिए, हमें इंटीग्रेशन भी चाहिए, ठीक है। पता है, एक फिजिसिस्ट ने बोला कि फिजिक्स इज नथिंग, इट इज द सिंपल मैथमेटिक्स। हमारी तो इज्जत ही खराब कर दी उसने, फिजिक्स वाले ने। उसने बोला फिजिक्स इज ए सिंपल मैथमेटिक्स। भाई ठीक है, क्योंकि हम बिना मैथमेटिक्स के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम कुछ पढ़ा ही नहीं सकते बिना मैथमेटिक्स, पता है आपको, ठीक है। चलो, तो देखो, हालांकि फिजिकल क्वांटिटीज को बहुत सारे तरीके से डिवाइड किया है, अ लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। यहां पर हम जो फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें ये पढ़ेंगे कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो हाउ मेनी वेज आर देयर टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यहां पर देखो, एक तरह की जो होती है उसको बोलते हैं हम रेशियो। रेशियो इसका मतलब, इट इज द न्यूमरेटर में एक क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर में एक क्वांटिटी, उसको हम रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ जो रेशियो जो होते हैं, यहां पर मैं ये भी नहीं बोल सकता आपको कि जो सारे जो रेशियोज होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, लेकिन ये 100% बोल सकता हूं कि जो सारे रेशियोज होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, देखो, कुछ रेशियोज में क्या होता है, यूनिट नहीं होता है, और कुछ रेशियोज में यूनिट होता है। अगर डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशन तो हर रेशियो की होती है, ज्यादा क्या लिखेंगे, m0 l0 t0। आप लोग डायमेंशन के बारे में जानते हैं जिन्होंने पढ़ रखी है, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अपन स्केलर्स। स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, या यूं बोलो कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मैंने बोल दिया कि डिस्टेंस 8 मीटर, 8 मीटर डिस्टेंस है। अब इस 8 मीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मुझे एक तो 8 चाहिए। 8 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। एम क्या है, उसका यूनिट। 8 इज मैग्नीट्यूड एंड एम इज यूनिट। इसका मतलब मुझे अगर स्केलर को रिप्रेजेंट करना है तो उसका क्या चाहिए, मुझे एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और यूनिट चाहिए। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनका केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, उनका यूनिट भी नहीं होता, है ना बेटा। तो स्केलर्स के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए और क्या चाहिए, उसका यूनिट चाहिए। यूनिट एंड मेजरमेंट में मैंने जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है बहुत कुछ बताया, यूनिट और मेजरमेंट कैसे चलते हैं। कुछ नए बच्चे, उनको फिर मैं आगे एक नई क्लास लेकर के बताऊंगा, वो अलग चीज है। दूसरा जो तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं अपन वेक्टर्स। वेक्टर्स में जो स्केलर में है, मैग्नीट्यूड वो तो चाहिए ही चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है। दूसरा डायरेक्शन भी चाहिए। फर्क समझो, जैसे मैंने आपसे बोला कि अ कार इज मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर। अ कार इज मूविंग, देखना यहां से, 40
किलोमीटर पर आवर। तो 40 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड, किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट ऑफ द स्पीड। ठीक है बेटा, तो अभी तक ये वेक्टर नहीं बना। इसको अगर मैं बोलूंगा तो इसका पता है क्या नाम दूंगा? मैं इसका नाम दूंगा स्पीड, और स्पीड इज स्केलर। क्योंकि स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए मुझे? एक तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा उसका यूनिट चाहिए, तीसरा क्या चाहिए? लेकिन अगर मैं बोलूं कि अ कार इज मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, कार इज मूविंग with 40 kilometer per hour in east direction, in west direction, in north, in south। इसका मतलब क्या किया मैंने? वहां पर उसके साथ मैग्नीट्यूड भी बता दिया, उसका यूनिट भी बता दिया और उसका डायरेक्शन भी बता दिया। ठीक है, तो फिर अब ये क्या बन गई? वेक्टर क्वांटिटी बन गई। तो स्पीड की जगह अब मैं अगर मैं यहां बोल दूं ईस्ट, तो अब मैं इस पूरे को क्या बोलूंगा? वेलोसिटी बोलूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी स्केलर को रिप्रेजेंट करना है तो स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए मुझे? एक मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा उसका यूनिट चाहिए। लेकिन अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसका यूनिट भी चाहिए और उसका डायरेक्शन भी चाहिए। तीनों चीजें अगर मेरे पास है तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हूं। और एक बात बता दूं आपको, इतना ही काफी नहीं है कि सम ऑफ द क्वांटिटीज इन फिजिक्स आर सच दैट they have magnitude, they have unit, they have direction, still they are not vector quantities। एक एग्जांपल छोटा सा बताता हूं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट भी होता है एम्पियर, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी होता है। तीनों चीजें होती है, फिर भी पता है वो कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो कुछ बुक्स ने लिख दिया, कुछ ऑथर्स ने लिख दिया कि भाई इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सर हमें क्या है, हाँ शशांक बोला है इसमें कि वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। आई एग्री बेटा विद यू, लेकिन स्टिल स्टिल द वेक्टर एडिशन इज नॉट ओनली द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है आगे जाकर के इसी चैप्टर में चौथे या पांचवें लेक्चर में वेक्टर के हम सीखेंगे कि अगर किसी क्वांटिटी को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मुझे ये बताना पड़े कि वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर, तो पता है मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू डिफाइन 3 वेक्टर प्रोडक्ट्स। 3 तरह के वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा मैं आगे चौथे या पांचवें लेक्चर में। उस समय मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो स्केलर है चाहे वेक्टर है, उसको डिफाइन करने वाले 3 प्रोडक्ट्स हैं। पहला प्रोडक्ट होता है स्केलर और वेक्टर का, दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, और तीसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। दीज 3 प्रोडक्ट्स डिसाइड्स वेदर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। वो आगे की बात है, अभी मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। चौथे पांचवें लेक्चर जब आएगा जो, उस समय आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना सा याद रखें कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ऑन द बिहाफ ऑफ द their magnitude, their unit and their direction. What are they? Number 1, whether the that is required only magnitude. Number 2, that is required magnitude and unit. Third one, magnitude, unit and direction. And fourth one, एक और तरह की क्वांटिटी होती है, उसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। और टेंसर क्वांटिटीज कुछ ही है फिजिकल क्वांटिटीज, 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज है जो टेंसर है। और टेंसर ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके लिए हम बोलते हैं कि उनका तो कोई दीन धर्म ही नहीं होता है। ठीक है, वो कभी भी किसी भी चीज के चेंज होने से चेंज हो जाती है, ऐसी क्वांटिटीज होती है टेंसर क्वांटिटीज। उनको भी मैं आगे बताने वाला हूं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कुछ परमिटिविटीज हैं, वो सब टेंसर्स हैं। उनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो अभी इस पिछले 5 मिनट के डिस्कशन में हम केवल 2 बातें याद रखेंगे कि स्केलर्स आर दोज हु हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली, वेक्टर्स हु हैज मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। उस वो भी अपन बाद में बोलेंगे कि केवल यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा। एक और चीज चाहिए जिसमें हम ये भी कहें कि वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है या नहीं, हम ये भी कहें कि ये कौन सा प्रोडक्ट है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं। राइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, तो अब प्रश्न आता है कि एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। ठीक है,
मैं आप लोगों को ये जो सारे डेफिनेशंस है उसका एक शीट भेजूंगा, आप उसमें से पढ़िए, लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अभी हमें ये डिसाइड कर लिया कि स्केलर्स क्या हैं, और दूसरा हमने डिसाइड कर लिया कि वेक्टर्स क्या हैं। अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि सर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो हम बोलेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। ठीक है, तो बेसिकली एक वेक्टर को हम क्या करते हैं, जो एरो होता है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ऐसे, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहा जाता है कि इसको हम बोलते हैं हेड, इसको हम बोलते हैं टेल, और इसको बोलते हैं हम इसकी लेंथ, और लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड, और ये जो हेड है ये क्या बताता है बेटा, डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो में हेड टेल, मतलब टेल टू हेड यूं अगर मैं बोलूं तो ये उसका डायरेक्शन बताएगा, और इसका जो लेंथ है वो क्या बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। अगर मैं आपसे इतनी सी बात करूं कि बेटा ये एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और मैंने बोला यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 है यहां से यहां तक की अगर मैं लेंथ देखूं तो ये लेंथ कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, इसका मतलब एक सेकंड में ये 20 मीटर जाता है, और ई क्या बता रहा है यहाँ पर, ईस्ट, कि अगर कोई कार है वो 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो जो 20 जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड किसको शो करता है, लेंथ ऑफ एरो, एरो की लेंथ को क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड। और जो हेड है, ये हेड ये क्या बताएगा यहाँ पर, इसका डायरेक्शन बताएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कार का वेलोसिटी इस तरह से है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या बोलोगे इसको, सर 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, अगर मैं आपको इस तरह से बना दूं, देखो जरा, ऐसे अगर मैंने बना दिया, इसको बोलूं मैं 10 मीटर पर सेकेंड, आप इसको क्या बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट। तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आगे जाकर के हम इसमें यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देंगे, तो वहां से इसकी कहानी अलग बन जाएगी। ठीक है, कैसे आई जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं बात की बात है, लेकिन अभी हम याद करेंगे कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और वो एरो का जो लेंथ है, लेंथ क्या बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड, और जो हेड है, हेड क्या बताएगा, उसका डायरेक्शन। दिस इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर, राइट। अब इसको लिखने के लिए भाई मान लीजिए मैंने ये बोला, तो मैं बोलूंगा v के ऊपर ये छोटा सा एक एरो लगा दूंगा, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा था, मैंने पूछा कि बेटा ये 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने वहां लिख दिया v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, यहां लिख दिया मैंने वेस्ट। ठीक है, उसने बोला सर अब ये इधर जा रहा है, तो आपने इसका एरो इधर क्यों नहीं लगाया, आप तो ऐसे लगाओ, जब मानेंगे हम तो नहीं। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज द सिंबल हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी। एरो किधर लगाएंगे, सीधा राइट साइड में लगाएंगे, और उसका जो मैग्नीट्यूड देखने के लिए, डायरेक्शन देखने के जो एरो होगा वो इसके साथ होगा। ठीक है, तो ये बता रहा है वेस्ट को, लेकिन इसको लिखने के लिए मैं इधर नहीं लगाऊंगा, दिस इज द वे। अब आप समझ गए होंगे हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये छोटी छोटी बातें हैं, मुझे नहीं बतानी चाहिए, आप लोग सब को जानते हो, लेकिन फिर भी मेरा बताना फर्ज है। मैं ये मान के चलता हूं कि आप मेरे सामने जितने बच्चे बैठे हैं उनको तो कुछ भी नहीं पता। थोड़ा टाइम लगता है, एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाता है, 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है, लेकिन छोटी छोटी बातें भी क्या होती है, हमारे माइंड को वापस क्लिक कर जाती है। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा कि हाउ the scalars and vectors are represented. Scalars are represented with the magnitude only, and vectors are represented with magnitude and direction both. करेक्ट। मुझे लगता है आपको यहां तक की कहानी में कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबके पास मैंने अधिकार दे रखा है कि आप अपना कभी भी किसी भी समय माइक्रोफोन को ऑन करके यू कैन आस्क द क्वेश्चन, यू कैन आस्क थ्रू द चैट ऑप्शन टू, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
the kinds of vector or the types of vector. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कुछ जो टाइप्स है उसमें छोटे छोटे जल्दी जल्दी में निकाल दूंगा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनमें बहुत स्ट्रेस लेकर के काम करेंगे अपन। नंबर 1, पहला इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स कैसे होना चाहिए, यहां पर दो बातें याद रखेंगे अपन। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इसका मतलब टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम एंड देयर डायरेक्शन इज सेम। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम एंड देयर डायरेक्शन इज सेम। अब यहां पर प्रश्न आता है, देखो ध्यान से जरा। मान लो मैंने टू वेक्टर्स बनाए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर परफेक्ट डेफिनेशन अगर दिखे तो यहां से हमें दिख रही है, आप सीधा बोल सकते हो सर दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब दोनों का लेंथ सेम है और दोनों इस डायरेक्शन में हमें नजर आ रहे हैं। डायरेक्शन देखने का सबसे सही जो तरीका है वो आप हमेशा ऐसे याद रखेंगे, मैं अभी से बता देता हूं आपको। ऐसा कुछ बनाएंगे, ऊपर जो फ्लैग लग रहा है वो नॉर्थ होता है, एरो ईस्ट को बताता है, ये वेस्ट को बताता है, ये साउथ को बताता है। कई बार बताया मैंने आपको, ईस्ट एरो बताएगा, ये नॉर्थ फ्लैग बताएगा, इसके अपोजिट साउथ है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है। तो आप यहां से बोल सकते हो कि A is equal to B, vector A is equal to vector B, but this is not enough. You try to understand what I want to say. देखो ध्यान से, ये C वेक्टर है, ये D वेक्टर है। आर C and D इक्वल? C और D इक्वल है क्या? बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि इन दोनों का लेंथ सेम है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम। दे आर इक्वल। मैं क्या बोलूंगा, वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर D। और देखो, थोड़ा बहुत अगर 19-20 का डिफरेंस हो तो बुरा मत मानना। ये वेक्टर E है, ये वेक्टर F है। आर दे इक्वल वेक्टर्स? आर दे इक्वल वेक्टर्स? यस, दे आर इक्वल वेक्टर्स बिकॉज देयर लेंथ इज सेम, देयर डायरेक्शन इज सेम। दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है, इसलिए वी कैन से वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F। एक और कहानी समझो बेटा, ये एक वेक्टर बनाया मैंने, इस वेक्टर का नाम दिया M। ये एक वेक्टर बनाया, इधर देखो जरा, ये बनाया N। क्या आप बोल सकते हैं वेक्टर M इज इक्वल टू वेक्टर N? वेक्टर M इज इक्वल टू वेक्टर N? यस, यस, वी कैन से दैट वेक्टर M इज इक्वल टू वेक्टर N। हमने कहां बनाया है इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल ये देखना है कि क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दे आर इक्वल वेक्टर्स। करेक्ट? इसका मतलब आई कैन से दैट वेक्टर M इज इक्वल टू वेक्टर N। ठीक है? अगर हम जबरदस्ती बनाना चाहें तो पता है एक और रिप्रेजेंटेशन है कि टू वेक्टर्स इफ दे आर पैरेलल, इफ देयर लेंथ इज सेम, इफ देयर डायरेक्शन सेम। खूब बनाने की बात है। हमें बोल दूं बेटा दो वेक्टर इक्वल वो होते हैं इफ टू वेक्टर्स इफ दे आर पैरेलल। अरे भाई दोनों के डायरेक्शन सेम होगी तो पैरेलल ही होंगे। आगे मैं कई बार बोलूंगा पूरी फिजिक्स में कि इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, टू फोर्सेस आर एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इट मींस दे आर पैरेलल because first force is acting towards the northeast, second force is acting towards the northeast, because their direction is same. When their direction is same, they are parallel. So two vectors are said to be equal if they are parallel, if their magnitude is same, magnitude का मतलब if their length is same and if their direction is same. Clear होगी बात? तो two vectors are said to be equal if what? If their length is same, मतलब लेंथ इज सेम का मतलब क्या हो, मैग्नीट्यूड इज सेम। दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों पैरेलल हो, तो वो कौन से वेक्टर कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इक्वल वेक्टर, चलिए आगे चलिए।
अब मैं आपसे बात करता हूं अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स में आपको टू थिंग्स आर देयर, they should have same magnitude, they should have opposite direction. आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? एमएसईबी की बड़ी मेहरबानी है। हाँ, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर, ये कभी भी चली जाती है ना। तो मुझे लग रहा है आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, क्योंकि दूसरी लाइट जली हुई है और इंटरनेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर ने भी लगा रखा है इन्वर्टर, है ना। चलो, तो अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ बेटा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब इफ आई ड्रॉ द अपोजिट वेक्टर्स, दे शुड हैव सेम लेंथ। सपोज दिस इज वेक्टर P, दिस इज वेक्टर Q, तो वेक्टर P एंड वेक्टर Q, बिकॉज दे हैव सेम लेंथ, सेम लेंथ का मतलब हो गया देयर मैग्नीट्यूड इज सेम, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। इट इज वर्किंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड Q वेक्टर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है ना। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि वेक्टर P इज इक्वल टू माइनस वेक्टर Q। हाउ विल आई राइट? मैं लिखूंगा वेक्टर P इज इक्वल टू माइनस वेक्टर Q। It means it says that the magnitude of the vector P and magnitude of the vector Q, they are equal, but their direction is different. Their direction is opposite. If one is acting towards east, another one is acting towards west. Is that clear? इसका मतलब here also two vectors are said to be opposite vectors if they are parallel to each other. If they are parallel to each other. और बचपन में आपको पढ़ाया हुआ 6th-7th में किसी विद्वान ने कि दो पैरेलल लाइंस है, they never intersect each other. What are parallel lines? Which never intersect each other. The perpendicular distance between two lines always equal. They are parallel. इसका मतलब ये हुआ कि P and Q, they are opposite vectors because their magnitude is same. Magnitude same का मतलब क्या हुआ? Their length is same, but they are representing the opposite directions. Vector P is towards east and vector Q towards west. क्लियर होगी बात? चलो तीसरे वेक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो जरा। थर्ड वेक्टर, उसको बोलेंगे हम जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, और एक और इसका सुंदर सा नाम है, उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। नल का मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग, नल, नील, नील से नल बनाए। हम बोलते हैं कई जगह लिखते हैं नील, ये सूचना हमारे पास नहीं है, दिस इंफॉर्मेशन वी डू नॉट हैव, इसका मतलब नल। और नल का मतलब कुछ भी नहीं, जीरो। तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, तो यहां पर आप याद रखेंगे हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, whose magnitude is zero. Null vector is that vector whose magnitude is zero. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम क्या बोलेंगे? नल वेक्टर। वन मोर थिंग, डायरेक्शन इंडेफिनेट। नल वेक्टर का डायरेक्शन डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है समझो जरा। अगर मानने बोला कि बेटा ए वेक्टर था और उसमें माइनस ए वेक्टर मैंने ऐड कर दिया, तो ये जीरो वेक्टर आ गया, नल वेक्टर आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या पता नल का मतलब क्या हो गया? डॉट हो गया, और डॉट ये आउटवर्ड है इनवर्ड है, मुझे क्या पता। वो तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट का मतलब इट माइट बी वेदर वर्टिकली अपवर्ड, इट माइट बी वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों तरफ हो सकता है। तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनडेफिनेट, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और अब हम एक इंपॉर्टेंट वेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो काम आता है। ये तो कहानियां हैं केवल, इक्वल छोटी सी बात है, सर हम ही जानते हैं
इक्वल वेक्टर है इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। अपोजिट वेक्टर है सर, हमें भी पता है मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट है। अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब जो हमारे पास वेक्टर आता है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है वन, ध्यान रखना। हिंदी में बोलते हैं उसको एकांक या इकाई, एक इकाई, एकांक, यूनिट। और ग्रीक में क्या बोलते हैं, वन को बताया आपको? कोई बता सकता है? किसी बच्चे को पता है ग्रीक में वन को क्या बोलते हैं, यूनिट को क्या बोलते हैं? किसी बच्चे को पता है क्या? ग्रीक, मैक्सिमम फिजिक ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई है, ग्रीक वर्ड्स में यूज करते हैं। किसी ने तो बताया, कृष्णा ने बताया। नहीं नहीं, अल्फा नहीं है बेटा, ना ना ना, अल्फा नहीं। ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं इसको क्वांटा। क्वांटा, यूनिट, इकाई, एकांक, इन सबका मतलब वन होता है, वन। ठीक है, आप आगे जाकर के फिजिक्स में पढ़ोगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ द सम क्वांटिटी, क्वांटा। ठीक है, मोनो नहीं, मोनो, मोनो इज द इंग्लिश वर्ड बेटा, मोनो इज इंग्लिश वर्ड, दैट इज यूज्ड, दैट इज द synonym of the unit. Mono is synonyms of the unit, that is English word. The Greek word is quanta, quantization. क्वांटा का मतलब होता है उससे छोटी कोई यूनिट नहीं हो सकती, उससे छोटा, जिससे छोटा कोई यूनिट नहीं हो, जिससे कोई छोटा नहीं हो। There is nothing smaller than one, that is known as unit. अब आप ये मत बोलना सर जीरो तो छोटा होता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वन, जैसे मैं आपसे बोलूं 100 रुपीज, रुपीज मैंने वर्ड ही गलत बोला है, रुपीज होता ही नहीं है। जिन बच्चों ने यूनिट डायमेंशन एरर्स पढ़ा है मुझसे उनको पता है रुपीज नहीं होता। 1 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपी, 3 रुपी, 5 रुपी, 100 रुपीज, रुपीज थोड़ी होता है, वो तो हम लिखते हैं। INR, इंडियन नेशनल रुपी, INR लिखा आता है, याद है आप लोगों को आजकल? INR 100, INR 100 का इसका मतलब क्या हो? इंडियन नेशनल यूनिट, वो सॉरी यूनिट, वो क्या होगी इसकी? 1 रुपी, वन, वन, वन क्वांटा है हमारा, वन क्वांटा है, यूनिट है। तो क्वांटा का मतलब होता है वन। ठीक है, तो यहां पर जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? पहली बात याद रखेंगे, whose magnitude is 1. What is unit vector? Whose magnitude is 1. 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। दूसरी बात याद रखेंगे इसके बारे में, दूसरी बात क्या याद रखेंगे? अ यूनिट वेक्टर कैन बी obtained by dividing a vector by its magnitude. किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन, क्योंकि यूनिट वेक्टर बड़ा काम की चीज है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू फाइंड द यूनिट वेक्टर यू हैव टू डिवाइड अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर इसके मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूं किसी वेक्टर को, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट। जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई एक वेक्टर है बेटा, वेक्टर, और वेक्टर है ए। ठीक है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया भाई? इसका मैग्नीट्यूड, इसको लिखूंगा मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसे समझो, दोनों तरफ 2 लाइन खींच देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड। ठीक है, और यूनिट वेक्टर
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, पता है किससे? ए के ऊपर केप लगा देंगे, छोटा सा केप लगा देंगे। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान से जरा, कि ए के ऊपर केप लगा दिया, यूनिट ऑफ वेक्टर ए, दैट इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर? If we can obtain a unit vector by dividing a vector with its unit magnitude, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यहां से आप लोगों को या तो लिखना चालू करना है या तो स्क्रीनशॉट लेना चालू करना है, दोनों बातें याद रखना। हालांकि ये जब जैसे लेक्चर खत्म होगा 2 घंटे बाद आपको ये वापस अपने मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां से तो वो बाकी की छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन जो अच्छे लेवल की चीजें हैं वो सब लोगों को या तो नोट करनी चाहिए, जिनकी कैपेसिटी है जल्दी जल्दी नोट करने की वो नोट करेंगे, या फिर वो स्क्रीनशॉट लें, बाद में आपके पास वीडियो तो अवेलेबल है इसी। तो यूनिट वेक्टर को अगर मैं डिफाइन करूं, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, तो यू कैन से सर इट इज नथिंग, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 and a unit vector can be obtained by dividing a vector by its magnitude। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आप एक और अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलनी है, कुछ भी बना लो बेटा, डेफिनेशन तो आप अपनी बना सकते हो, किसी भी बुक के में आप कंपेल होने की जरूरत नहीं है, कोई बायस होने की जरूरत नहीं किसी बुक से। आप बोल सकते हो सर यूनिट वेक्टर इज द रेशियो, देखो यहाँ, a unit vector is a ratio of vector to its magnitude। अच्छी डेफिनेशन सुंदर लगेगी, क्या लगेगी? A unit vector is the ratio of a vector to its magnitude। लिखूं क्या मैं लिख देता हूं, a unit vector is ratio of vector to its magnitude। अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ अ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ आप लोगों ने? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यूनिट वेक्टर को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी कमाल की बात है, ध्यान से देखो। यूनिट वेक्टर देखो जरा, सपोज मैंने आपसे बोला बेटा एक तो याद रखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। 3 चीजें बताता हूं मैं, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। अगर मैं इसको ओरिजिन बोलूं और इसको एक्स एक्सिस बोलूं, ये ओरिजिन है और ये एक्स डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई केप। आई के ऊपर केप लगा देंगे, उसको बोलेंगे आई केप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। आई केप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से अगर मान लो वाई एक्सिस है तो क्या हो जाएगा? जे। ये वाई एक्सिस है बेटा, इसको बोलूंगा मैं जे केप। तो जे केप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और जेड एक्सिस देखो सुनो, ये जो जेड एक्सिस होता है इधर नहीं होता है। जेड एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं भी सिखाता हूं आपको। इसको बोलते हैं अपन के केप, और के केप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब डिपेंड करता है कि प्लेन कौन सा है। भाई एसी कब चलेगा, लाइट नहीं आई। ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस के अलोंग आई केप है, वाई एक्सिस के अलोंग जे केप है, और जेड एक्सिस के अलोंग के केप है। बेटा मैं आपको बता दूं, अभी यहां तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, पता है कैसे बनाते हैं? जनरली एक्सिस बुक्स वाले ऐसे बनाते हैं,
ऐसे बनाते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको जेड बोलते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसको आई के बोलते हैं, इसको जे के बोलते हैं, इसको के बोलते हैं। लेकिन क्या ये ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप इन दो में से एक को प्लेन में ले लोगे तो एक किस में जाएगा? परपेंडिकुलर जाएगा प्लेन के। ठीक है, तो ये जो जेड एक्सिस है वो आई और जे तो सेम प्लेन में, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है। मैं आपको 3 पेन रख करके बताता हूं, ऐसे देखो, ऐसे देखो, दिख रहा है सबको? देखो ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस अगर मैं मान लूं तो ये जो एक्सिस होगा ये जेड एक्सिस, ये ऐसे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और तीनों एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है, एक्स वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री, वाई जेड के बीच का एंगल 90 डिग्री, और जेड और एक्स के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। ऑल थ्री एक्सिस, हाथ से बताता हूं, इधर देखो, दिख रहा है सबको? ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों सेम प्लेन में है, तो जेड एक्सिस क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो द थर्ड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ध्यान रखिएगा। समझ आ गई बात? आई कैप, जे कैप, के कैप। तो देन हाउ विल वी रिप्रेजेंट द जेड एक्सिस, उसका मतलब भी समझो ध्यान से। अच्छा भाई, यहां पर दो बातें होंगी, देखो, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के तरीके समझना। या तो मैं ऐसे डॉट लगा दूं, अगर मैंने डॉट लगा करके ऐसे राउंड एक सर्कल बना दिया, इसका मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर टू प्लेन डायरेक्टेड आउटवर्ड। जब भी अगर मैं मान लीजिए किसी प्लेन शीट के ऊपर डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब ये हो गया कि दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड, बाहर की तरफ। अगर मैं ये इसको बोलूं पेपर, ये पेपर है, ये पेपर है, आपकी शीट का पेपर है, ऊपर ऐसे डॉट लगा दिया मैंने, यहां पर ये डॉट लगा दिया, ये डॉट। इस डॉट का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड, आउटवर्ड ऐसे। परपेंडिकुलर टू, ये प्लेन हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर, डायरेक्टेड आउटवर्ड। समझ गए बेटा? इसी तरह से देखो दूसरा, अगर मैं यहां पर क्रॉस लगा दूं, क्रॉस, क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब अगर मैंने यहां पर क्रॉस लगा दिया तो क्रॉस इज व्हाट? क्रॉस शोज हियर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, अंदर। क्रॉस का मतलब डायरेक्टेड इनवर्ड, क्रॉस भी परपेंडिकुलर है, डॉट भी परपेंडिकुलर है, लेकिन डॉट का मतलब डायरेक्टेड आउटवर्ड, क्रॉस का मतलब डायरेक्टेड इनवर्ड। समझ गए? मुझे लगता है इट इज टू हॉट बेटा, इतना ही लेता हूं, कल करते हैं, बहुत गर्मी है। बाकी क्लास कल लेंगे बेटा, है ना? ठीक है, आप इसको करिए, और एक मैं वीडियो भेज दूंगा, आप दोबारा भी एक बार वीडियो देखिए। सर डिफरेंशिएशन वाला नहीं लेंगे फिर? डिफरेंशिएशन बेटा 8 बजे, तब तक लाइट आ जाएगी। डिफरेंशिएशन होगी बेटा, कोई भी छोड़ करके नहीं जाएगा। 8 बजे में वापस मीटिंग चालू करूंगा, चाहे गर्मी होगी तब भी चालू करूंगा। ठीक है, अभी 10 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ, 10 मिनट बाद वापस चालू करने वाला हूँ।